हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सभी अच्छे होंगे। और लास्ट हम लोगों ने पार्टनरशिप के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन में बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक। पिछली बार जो क्लासें मिली आप लोगों को टुकड़ों में मिली, लेकिन इस बार हम ट्राई कर रहे हैं कि एडमिशन वाला जो चैप्टर है वो आपको 2 ही क्लास में अवेलेबल करवाने की कोशिश करें। इम्पोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के हिसाब से, और अभी आपके एग्जाम में लगभग 40 डेज बाकी हैं। 40 डेज ऐसा मान लो एक युद्ध क्षेत्र, रण क्षेत्र सज चुका है, और उसमें हमें जाकर अपना जो भी साल भर का मेहनत किया, हमने तैयारी की, उसको हमें शो करना है। वहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ हमें एग्ज़ाम में जाना है, और कॉन्फिडेंस के साथ सारे पेपर सोल्व करने हैं। और गारंटी है अपनी अकाउंटेंसी में, भरोसा करो अपने क्लासों पे, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं मिलेगा। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं अपन। हमारा एक नया टॉपिक है जिसका नाम है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सुनो भैया, देखो मैं एक लाइन लिख रहा हूं यहाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है पुनर्गठन, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। आज का हमारा एक बेसिक सा टॉपिक है। देखो एक चीज समझना, आपने पहले चैप्टर में पढ़ा कि कोई भी पार्टनरशिप फर्म होती है वो किसके अकॉर्डिंग चलती है? एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग चलती है। तो पार्टनरशिप फर्म के एग्रीमेंट में कोई भी चेंज होता है तो वो क्या कहलाता है? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एनी चेंज इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कॉल्ड एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब सर बात आती है कि एग्रीमेंट में चेंज कितने कारणों से हो सकता है, रिकंस्ट्रक्शन कितने कारणों से हो सकता है? तो किसी भी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन 4 कारणों से हो सकता है। एक हो सकता है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अगर नया पार्टनर फर्म में आता है तो ये फर्म का क्या कहलाएगा? रिकंस्ट्रक्शन, क्योंकि फर्म पुराने वाली एंड हो जाएगी, नई स्टार्ट हो जाएगी। दूसरा रीजन होता है रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर। अगर कोई फर्म से पार्टनर रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, तो भी फर्म का क्या हो जाता है? रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है। तीसरा, अगर पार्टनर की डेथ होती है, डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की मृत्यु होती है तो भी फर्म का रिकंस्ट्रक्शन होता है। और इसी के साथ एक आता है अपना चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, बाई एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। ये 4 कारण होते हैं रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के। और मैं बोलूँ ये 4 चैप्टर है ऐसा मान लो आप, और इन्हीं चैप्टरों को हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। क्या नाम है हमारे चैप्टर का? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। देखो एग्जाम में इस चैप्टर का वेटेज है 11 नंबर। 11 नंबर के क्वेश्चन हमारे यहाँ से पुटअप होंगे एग्जाम में। बेसिक सी बात आती है हमारी कि सर एडमिशन, नए साझेदार के प्रवेश का मतलब क्या है? तो सुनना भैया, एक एग्जांपल लेते हैं कि सर मान लो एक्स और वाई 3-2 में पार्टनर है, इनको एक और पार्टनर की नीड हुई तो इन्होंने जेड को क्या बना लिया? पार्टनर बना लिया। तो यही क्या है? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। जब किसी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पर्सन पार्टनर के रूप में एडमिट होता है तो उसे क्या कहते हैं? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कहते हैं। अब बताओ, जैसे एडमिशन होगा न्यू पार्टनर का, बताओ फर्म में नंबर ऑफ पार्टनर्स इंक्रीज होंगे कि नहीं होंगे? सर पहले कितने लोग थे? 2, अब कितने लोग हो जाएंगे फर्म में? 3। क्लियर है? अब सुनो, क्या सर इजीली कोई भी पार्टनर फर्म में एडमिट हो सकता है? तो मैं बोलूं इसके लिए एक चीज समझना, अपने यहाँ पे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 है। इसमें एक सेक्शन होता है सेक्शन 31। सेक्शन 31 क्या कहता है? सेक्शन 31 कहता है कि एक न्यू पार्टनर फर्म में तभी एडमिट हो सकता है जब सारे
एग्जिस्टिंग पार्टनर, एग्जिस्टिंग मतलब पहले वाले, पुराने वाले साझेदार क्या हो, सहमत हो। मैं एक एग्जांपल बोलता हूं, फर्म में 50 पार्टनर मैक्सिमम हो सकते हैं। अब किसी फर्म में मान लो 49 पार्टनर ऑलरेडी है, एक पार्टनर नया आ सकता है, 48 पार्टनर एग्री कर रहे हैं नए पार्टनर को, लेकिन एक पार्टनर डिसएग्री है, वो नहीं चाहता कि नया पार्टनर आए। बताओ न्यू पार्टनर एडमिट हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि सेक्शन 31 कहता है कि न्यू पार्टनर तभी फर्म में एडमिट हो सकता है जब सारे पार्टनर एग्री हो। यहां तक कोई दिक्कत? अब सर जो पार्टनर फर्म में आएगा उसे क्या कहेंगे? न्यू पार्टनर। और जो पहले से फर्म में ऑलरेडी हमारे पार्टनर थे वो क्या कहलाएंगे? एग्जिस्टिंग या ओल्ड पार्टनर। अब सुनो, जैसे ही फर्म में सर एक नया पार्टनर आएगा तो उसको कितने राइट मिलेंगे? राइट्स ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार को प्राप्त होने वाले अधिकार। सर जैसे एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है उसको 2 राइट मिलते हैं, 2 अधिकार मिलते हैं। पहला, यूज ऑफ, राइट टू यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स। सर राइट टू यूज ऑफ फर्म्स एसेट्स मतलब फर्म के एसेट्स को यूज करने का राइट होगा, वो फर्म के एसेट्स को यूज करेगा। दूसरा राइट मिलेगा राइट टू शेयर, राइट टू शेयर फर्म्स, राइट टू शेयर इन फर्म्स फ्यूचर प्रॉफिट। और सर उसको फर्म के फ्यूचर के, भविष्य में जो भी लाभ हानि होगा उसमें भी भाग लेने का राइट होगा, अधिकार होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है कि एडमिशन पे कितने राइट मिलते हैं? 2, राइट टू यूज ऑफ एसेट और राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अब सुनो सर, क्या ये राइट ऐसे ही मिलेंगे? नहीं, इसके लिए पार्टनर को क्या करना पड़ेगा? अमाउंट पे करना पड़ेगा। एसेट्स जितनी भी खरीदी जाती है वो किससे खरीदी जाती है? कैपिटल के अमाउंट से। तो बताओ नया पार्टनर एसेट्स को यूज करने के लिए क्या ला कर देगा? फर्म को कैपिटल का अमाउंट ला कर देगा। और बताओ प्रॉफिट का रिलेशन किसके साथ होता है? गुडविल के साथ। जिस बिजनेस की जितनी अच्छी गुडविल उसका उतना ही अच्छा प्रॉफिट होगा। तो बताओ न्यू पार्टनर को अगर प्रॉफिट में हिस्सा लेना है तो क्या लेकर आएगा? गुडविल लेकर आएगा। तो जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो उसको 2 ही राइट मिलते हैं, और इन दोनों राइट के लिए वो 2 तरह के अमाउंट लाता है। कैपिटल का अमाउंट गुडविल असेट्स को यूज करने के लिए लाता है, और गुडविल का अमाउंट प्रॉफिट में हिस्से के लिए लाता है। कोई दिक्कत? अब एक चीज यहां से ही मैं बता दूं कि जो न्यू पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? आगे चल के हम पढ़ेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को, वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे इस चीज को। क्लियर है यहां तक? अब बात आती है सर एक नया पार्टनर फर्म में आ गया। अब सर न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट हो गया तो फर्म के सामने कौन कौन सी प्रॉब्लम्स जनरेट होती है, कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो देखो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम्स जनरेट ऑन एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सर नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म के सामने कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो देखो जब एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है तो फर्म के सामने सबसे पहली समस्या आती है कैलकुलेशन न्यू रेशियो, कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो। कैलकुलेशन न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइस रेशियो, नया अनुपात और त्याग अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। दूसरा, नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो हमें गुडविल को भी क्या करना पड़ेगा? एडजस्ट करना पड़ेगा। तो दूसरी प्रॉब्लम आती है गुडविल एडजस्ट करने की। सर तीसरी प्रॉब्लम आती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस या रिजर्व। जितना भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व होता है उसे भी हमें बांटना पड़ता है एडमिशन की डेट को। चौथा, सर एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना पड़ता है? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या करना पड़ेगा? रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। और सर पार्टनर्स की कैपिटल का क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो देखो जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो ये 5 तरह की प्रॉब्लम फर्म के सामने जनरेट होती है। न्यू रेशियो निकालना पड़ता है, गेन रेशियो निकालना पड़ता है, गुडविल का एडजस्टमेंट करना पड़ता है, प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रिवैल्यूएशन करना पड़ता है एसेट लायबिलिटीज का, और कैपिटल का क्या करना पड़ता है? एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। ये हमारे को एडजस्टमेंट करने। रुको
तो देखो बच्चों, पहला हमारा टॉपिक है इस चैप्टर में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना। एक चीज सुनना, इस चैप्टर में हमारे सामने 3 रेशियो होंगे। पहला होगा ओल्ड रेशियो, दूसरा होगा न्यू रेशियो और तीसरा होगा सेक्रीफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो? सेक्रीफाइस रेशियो। तीनों रेशियो को हम डिस्कस करते हैं, तो ध्यान से देखो। मैं कह रहा हूं जैसे एक्स और वाई 2:1 में पार्टनर है। किस रेशियो में पार्टनर है? 2:1 में। इन्होंने जेड को 1/4 के लिए एडमिशन दिया, तो जेड के एडमिशन के बाद कितने पार्टनर हो जाएंगे? 3, एक्स वाई जेड। और मान लो ये तीनों फ्यूचर में किस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 2:1 में। तो अब देखना, ये जेड के एडमिशन से पहले वाला टाइम है, ये जेड के एडमिशन के बाद वाला टाइम है। तो जेड के एडमिशन से पहले एक्स वाई जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को बांट रहे हैं वो कौन सा है? ओल्ड रेशियो। और मैं कह रहा हूं जेड के एडमिशन के बाद तीनों मिलकर जिस रेशियो में बांटेंगे वो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। और बताओ, इस जेड के आने से एक्स वाई का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? सर डिक्रीज हुआ, तो वो क्या कहलाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो। तो देखो ओल्ड रेशियो क्या होता है? न्यू पार्टनर के एडमिशन से पहले ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो क्या कहलाता है? ओल्ड रेशियो कहलाता है। और सिर्फ ओल्ड रेशियो क्या हमें कैलकुलेट करना पड़ता है? मैं बोलूं नहीं, ओल्ड रेशियो ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। सर ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। और सर गलती से अगर ओल्ड रेशियो गिवन नहीं है तो हम क्या कर लेंगे? अज्यूम इक्वली। उसको हम क्या मान लेंगे? इक्वल मान लेंगे। ये तो पूरी पार्टनरशिप का नियम है। अगर आपको क्वेश्चन में रेशियो नहीं दिया हुआ पार्टनर्स का तो वो इक्वल तो होता ही होता है। बात आती है सर न्यू रेशियो की। सर न्यू रेशियो क्या होगा? आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, नए साझेदार नए पार्टनर के एडमिशन के बाद सारे पार्टनर फ्यूचर में जिस रेशियो में प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो क्या कहलाएगा? न्यू रेशियो। क्लियर है? अब सर न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा? सर ओल्ड रेशियो, और मतलब ओल्ड रेशियो में से हम किसको माइनस कर देंगे? सेक्रीफाइस रेशियो को। तो हमारा क्या आ जाएगा? न्यू रेशियो आ जाएगा। अब सर बात आ रही है सेक्रीफाइस रेशियो की। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है? सर न्यू पार्टनर के एडमिशन से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। और वो जितना डिक्रीज हो जाता है वो क्या कहलाता है? सेक्रीफाइस रेशियो। सर सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट कैसे होगा? सर ओल्ड रेशियो में से हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो आ जाएगा। ध्यान रखना, इनका क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, कि सेक्रीफाइस रेशियो मींस, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब पूरे चैप्टर में सुनना भैया, सर ये सेक्रीफाइस रेशियो का इस चैप्टर में रोल क्या होगा, क्या काम आएगा? तो सुनो भैया, ये सेक्रीफाइस रेशियो इस पूरे चैप्टर में एक ही जगह काम आएगा। आपको पता है न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल आएगा। अब बताइए गुडविल किसको मिलेगा? जो उसके लिए सेक्रीफाइस करेगा। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो सेक्रीफाइस रेशियो का इस चैप्टर में एक ही काम है, और वो काम है नए पार्टनर द्वारा लाई गई गुडविल को सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर्स में सेक्रीफाइस रेशियो में बांटा जाता है। इसके अलावा इस चैप्टर में इसका कोई काम नहीं है। सर आओ, इन न्यू रेशियो इस चैप्टर में क्या काम आएगा? तो सर इस न्यू रेशियो का इस चैप्टर में एक ही काम है, कैपिटल का एडजस्टमेंट करना। वो भी किस पार्टनर के बेस पे? न्यू पार्टनर के बेस पे। न्यू पार्टनर के बेस पे आगे चल के हम कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे, तब हमें न्यू रेशियो की नीड होगी। बाकी इस चैप्टर में हमें सारे काम किस रेशियो में करने हैं? ओल्ड रेशियो में करने हैं। किस रेशियो में करने हैं? ओल्ड रेशियो में। मतलब समझना, आगे चल के हम पढ़ेंगे गुडविल अकाउंट ओपन है तो क्लोज किस में होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओल्ड रेशियो में होगा। सब कुछ ओल्ड रेशियो में होगा। एक तो न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगी वो सेक्रीफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, और एक कैपिटल का एडजस्टमेंट सेक्रीफाइस न्यू रेशियो में होगा। समझ में आया? तो देखो अब मैं आपको अलग अलग कंडीशन में न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो की कैलकुलेशन करना सिखा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन यहां से जरूर पुट अप होंगे चैप्टर में। पहला कंडीशन सुनो, कंडीशन सुनो भैया, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया हो, कुछ नहीं बोला मतलब जैसे
मैं बोलूँ एक्स वाई 3:2 में पार्टनर है, किस रेशियो में पार्टनर है? 3:2 में। जेड 1/6 के लिए एडमिशन ले रहा है, जेड का शेयर कितना होगा? 1/6। अब एक चीज सुनो, जेड 1/6 किससे लेगा? कुछ नहीं पता। तो इस कंडीशन में हमें बोला गया कि न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। क्वेश्चन बोल रहा है एक्स वाई 2 पार्टनर है 3:2 रेशियो में, उन्होंने जेड को 1/6 शेयर के लिए एडमिट किया, आप न्यू रेशियो कैलकुलेट करो। अब देखो ये 1/6 किससे लेगा, कैसे लेगा, कुछ भी नहीं बोला क्वेश्चन ने। तो देखो इस कंडीशन में हम क्या मानेंगे? हम मानेंगे, आंसर देखना भैया, अज्यूम। जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो हमें अज्यूम करना है टोटल प्रॉफिट ऑफ फर्म इज ₹1। मान लो हमारी फर्म का टोटल प्रॉफिट ₹1 होगा। अब सर एक चीज बताना, एक में से न्यू का हिस्सा कितना होगा? 1/6। तो सर एक में से अगर 1/6 आप न्यू को दे दोगे तो सर बाकी कितना बचेगा? 5/6। सर ₹1 में से 1/6 तो नहीं का है, तो 6 में से 1 गया तो 5। ये लॉजिक है, ध्यान देना, जितना इधर हो जितना इधर हो, तो इसमें से ये कम करके ऊपर लिखने और नीचे वाला इज इट इज। तो 1 में से 1/6 गया तो 5/6 प्रॉफिट बचा। अब बताओ ये 5/6 किस में बटेगा? सर एक्स वाई में बटेगा, क्योंकि जेड को तो हमने उसका हिस्सा दे दिया। तो सर एक्स को किस में से मिलेगा? 5/6 में से। कितना मिलेगा? जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो जितना पहले मिलता था। सर पहले कितना मिलता था? 3/5। वाई को कितना मिलेगा? सर 5/6 में से जितना पहले मिलता था 2/5। तो इसको कितना मिलेगा? 15/30। इसको कितना मिलेगा? 10/30। अब सर जेड का कितना शेयर है? मैं बोलूं 1/6। अब सर रेशियो के लिए तो डिनोमीटर तीनों के क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। इसका 30, इसका 30, तो बताओ इसको भी क्या बना लो? 30। तो ऐसी संख्या से इंटू करो कि 6 30 बन जाए। तो सर ऐसी संख्या तो 5 है, तो ऊपर नीचे सेम संख्या से इंटू करो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो डिनोमीटर कितना हो गया? 30 हो गया। तो हमारा एक्स वाई जेड तीनों का न्यू रेशियो कितना आ गया? 15 10 5। सर कट सकता है, 3 2 1, हमारा न्यू रेशियो आ गया। अब सुनो सर, इसमें सेक्रीफाइस रेशियो का क्या गेम रहेगा? तो मैं बोलूं ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें क्वेश्चन कुछ नहीं बोले तो उसमें ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाता है? सेक्रीफाइस। तो एक्स वाई का ओल्ड रेशियो 3:2 था, तो यही क्या हो गया? सेक्रीफाइस रेशियो हो गया। कंडीशन नंबर 1 कंप्लीट। सबसे ज्यादा आती है प्रैक्टिकल क्वेश्चनों में ये। अब देखो बच्चों, ये तो था जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले। अब दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन है कि जो न्यू पार्टनर है उसको ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर इक्वली सेक्रीफाइस करे, बराबर सेक्रीफाइस करे। कैसे सर बताना जरा। मैं कह रहा हूं जैसे एक्स वाई 3:2 में पार्टनर, जेड 1/6 के लिए एडमिशन ले रहा है। जेड किस शेयर के लिए आ रहा है? 1/6। अब सर बोला गया कि जेड को एक्स और वाई इक्वली क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो बताओ एक्स और वाई इक्वली सेक्रीफाइस करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? सर एक्स कितना देगा जेड को? जेड को जितना मिलेगा उसका 1/2, 1 और 1 2, तो 1/2 एक्स देगा। और वाई कितना देगा? 1/6 का 1/2। तो सर ये कितना देगा? 1/12। और ये भी कितना देगा? 1/12। यहां तक कोई दिक्कत? तो सेक्रीफाइस रेशियो तो हमें दे भी रखा है इक्वली, तो हमने हिस्सा निकाल लिया कि एक्स कितना हिस्सा दे रहा है, वाई कितना हिस्सा दे रहा है। अब सर हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना है। तो सर न्यू रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। फॉर्मूला पढ़ा है हमने। सर एक्स का ओल्ड कितना है? 3/5। और वाई का कितना है? 2/5। सर एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? 1/12। और इसका कितना है? 1/12। अब लॉजिक देख रहे हैं आप, एलसीएम में परेशान मत हुआ करो, आप तो सीधे से लॉजिक पे जाओ, दोनों को इंटू करो और एलसीएम ले। तो 12 को 5 से इंटू करा 60। एलसीएम हमेशा इंटू वाला लेना, क्योंकि उसका एक लॉजिक बताता हूं मैं आपको। अगर आप इंटू वाला एलसीएम लेते हो तो फिर आपको माथाफोड़ी नहीं करनी, आगे क्या करना है आप देखना कैसे लिखना है। इसकी वैल्यू कैसे लिखनी है? 12 को 3 से इंटू करो 36, 5 को 1 से करो 5 1 कम 5, और इधर भी 60 ले। तो 12 को 2 से इंटू करो 24, 5 को 1 से इंटू करो 5, तो कितना हो गया? 31/60।
और 19/60। ये ऐसा आप तभी कर सकते हो जब इनटू वाला एलसीएम लिया है आपने। अगर आपने एलसीएम कैलकुलेट किया है तो भैया ये लॉजिक नहीं चलेगा। तो मैं तो ये कह रहा हूं आप हमेशा इनटू वाला लो ताकि टाइम बचे अपना। अब सर जेड का शेयर निकालो तो जेड कितने शेयर के लिए आ रहा है 16। अब बताओ सर डिनोमीटर 60 तो इसका डिनोमीटर 60 करने के लिए क्या कर लो 10/10 तो 10/60। तो सर एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो कितना आ गया 31 19 10 रेशियो हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया। किसी को कुछ दिक्कत? दूसरा अब सर तीसरा कंडीशन सुनना। सर मान लो एक्स वाई 3 2 में पार्टनर है, जेड 16 के लिए आ रहा है और जेड का हिस्सा जेड को जो हिस्सा दे रहे हैं एक्स वाई 2 1 में दे रहे हैं। 2 1 का मतलब अनइक्वली दे रहे, या इक्वली दे रहे थे या अनइक्वली दे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। एक्स कितना देगा जेड के हिस्से का 2/3, कितना देगा 2/3, और वाई कितना देगा जेड के हिस्से का 1/3। 2 1 में दे दिया तो इसने कितना दिया 218 और इसने कितना दिया 118। सर 2 1 हमें दे भी रखा है सेक्रीफाइस रेशियो। सर हमें तो क्या कैलकुलेट करना है न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सर एक्स का ओल्ड बोलना जरा। सर एक्स का ओल्ड तो 3/5 तो मैं बोलूँ वाई का भी लिख लो सर 2/5। एक्स का 3/5 वाई का 2/5। सर एक्स का सेक्रीफाइस बोलना जरा 218। सर वाई का भी बोल दो जरा 118। अब मैंने बार बार बोला डिनोमीटर सॉरी एलसीएम हमें जो लेना है इनटू वाला लेना है। तो 18 को 5 से इनटू करा तो 90 हो गया। अब अपना लॉजिक 18 को 3 से करो 54, 5 को 2 से करो 10 वही 90, 18 को 2 से करो 36, 5 को 1 से करो 5 तो 44/90, 31/90। सर जेड का शेयर तो 150 है सॉरी 1/6 है तो सर यहाँ 90 यहाँ 90 तो यहाँ भी 90 होना चाहिए। तो 15 को 6 से इंटू करते हैं तो 90 हो जाता है। तो 15 ले लो अपना बराबर 15/90 तो कितना रेशियो हो गया 44:31:15 न्यू रेशियो। देखो इन दोनों कंडीशन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये इक्वल से इंटू हो रहा है, ये अनइक्वल से इंटू हो रहा है। समझ में आया? अब देखो अपन नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं। क्या कंडीशन है नेक्स्ट वाली? 3 कंडीशन हमारी हो गई। अब नेक्स्ट जो कंडीशन है सर नेक्स्ट कंडीशन क्या बनेगी? कुछ नहीं बोले मतलब कुछ नहीं बोले तो ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करे, इक्वल सेक्रीफाइस करे, अनइक्वल सेक्रीफाइस करे। तो सर अब चौथी क्या बच गई आपके सामने? तो मैं बोलूँ चौथी कंडीशन ये बच गई कि हमारे एक्स वाई 3 2 में पार्टनर है, जेड को 16 के लिए एडमिट किया और जेड को सारा सेक्रीफाइस किसने कर दिया? एक्स ने। केवल एक ही पार्टनर ने पूरा सेक्रीफाइस कर दिया। तो मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत है क्या 1/6 को? नहीं सर, क्या डिस्ट्रीब्यूट करना, एक्स ने ही दे दिया पूरा हिस्सा। तो सर फिर क्या करेंगे? तो मैं बोलूंगा फिर तो सीधा हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो, क्योंकि पूरा सेक्रीफाइस एक्स कर रहा है। सर एक्स का ओल्ड बोलना जरा 3/5, वाई का बोलना जरा 2/5। कोई दिक्कत? सर एक्स का सेक्रीफाइस बोलो, मैं बोलूँ पूरा 1/6। सर वाई का तो कुछ है ही नहीं तो मैं बोलूँ नहीं है तो 0। सर एलसीएम वही अपना लॉजिक कितना 6 5 30 अपना लॉजिक आर पार रखना है अपने को। तो 6 को 3 से करा 18, 5 को 1 से करा 5। सर इधर तो 2/5 ही रह गया, 0 घटाएंगे तो 2/5 ही रह जाएगा। तो सर ये कितना है 13/30। तो सर इसको भी 30 बनाने के लिए क्या कर लो 6 से इंटू 12/30। सर जेड का हिस्सा कितना है 1/6। अब ये 30 तो इसको भी 30 बनाने के लिए क्या कर लो 5 से इंटू 5/30। सर 13 12 5 ये हमारा क्या आ गया न्यू रेशियो आ गया। सर 4 कंडीशनें हमने पढ़ ली। जब ओल्ड रेशियो में सेक्रीफाइस करे, जब इक्वली सेक्रीफाइस करे, जब अनइक्वली सेक्रीफाइस करे, और सर जब एक ही पार्टनर सेक्रीफाइस करे। अब देखो बच्चों इसके बाद एक कंडीशन आगे और बढ़ती है। कैसी कंडीशन? सर 5वीं कंडीशन है कि जब आपको ओल्ड रेशियो के साथ न्यू रेशियो भी दे दे, मतलब सर एक्स और वाई सर 3 2 में पार्टनर है,
Z16 के लिए एडमिट होता है। और सर जेड के एडमिशन के बाद एक्स वाई जेड का न्यू रेशियो 3:1 होगा। न्यू रेशियो कितना होगा? 3:1 होगा। देखो क्वेश्चन ने ओल्ड रेशियो दे दिया, न्यू रेशियो दे दिया, तो सर बच कौन गया? सेक्रीफाइस रेशियो। तो सर हम सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लेंगे कैसे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। सर एक्स का ओल्ड बोलना 3/5, सर वाई का भी बोलना 2/5, सर एक्स का न्यू बोलना 3/6 और सर वाई का बोलना 2/6। अपना लॉजिक आर पार चलेगा। एलसीएम 6 5 का 30, 6 तिया 18 माइनस 5 तिया 15, 30। अपना लॉजिक आर पार 6 दूना 12, 5 2 का 10, तो क्या 3/30 और 2/30। तो सर एक्स और वाई का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया? 3:2 हमारा सेक्रीफाइस आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें? अब देखो बच्चों, एक कंडीशन थोड़ी सी स्पेशल कंडीशन है, देखना भैया। सर एक्स और वाई 3:2 में पार्टनर है, जेड फर्म में एडमिट तो हो रहा है, कितने शेयर के लिए नहीं पता, जेड का शेयर नहीं दिया। हाँ ये जरूर बोला कि एक्स अपने शेयर का, एक्स सरेंडर कर रहा है, एक्स सरेंडर 2/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब एक्स अपने हिस्से का 2/3 किसको दे रहा है? जेड को दे रहा है। और सर वाई भी सरेंडर कर रहा है कितना? 1/3 किसका? अपने हिस्से का। सर आप बोलोगे सर ऐसी कंडीशन तो हमने अनइक्वल वाली पढ़ी है। मैं बोलूँ नहीं, अनइक्वल वाली में इसमें फर्क है। कैसे? अनइक्वल में तो क्या होता था, एक्स वाई 3:2 में पार्टनर है, जेड 1/6 के लिए आया, जिसे एक्स वाई 2:1 में देंगे। यहाँ तो जेड के हिस्से का 2:1 देना था, तो हम जेड के हिस्से को इंटू करते थे। लेकिन भैया यहाँ जेड के हिस्से का तो है ही नहीं मैटर है, यहाँ तो मैटर किसका है? एक्स के हिस्से का 2/3। तो सुनना भैया, बताओ एक्स कितना देगा? सर एक्स देगा अपने हिस्से का 2/3। तो एक्स का हिस्सा कितना है? 3/5, उसका 2/3। और सर वाई कितना देगा? अपने हिस्से का, अपना हिस्सा मतलब 2/5 का 1/3। तो ये कितना देगा? 6/15 और ये 2/15। क्लियर? तो सर इनका सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया? 6:2। एक्स वाई का सेक्रीफाइस रेशियो क्या आ गया? मतलब 3:1 बोल दो आप। अब सर ओल्ड दे दिया, सेक्रीफाइस दे दिया, तो हमें क्या निकालना है? न्यू रेशियो। क्या फॉर्मूला होता है? ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो। सर एक्स का ओल्ड कितना है? 3/5 माइनस एक्स का सेक्रीफाइस कितना है? 6/15। सर वाई का कितना है? 2/5 माइनस सेक्रीफाइस कितना है? 2/15। सर एलसीएम ले लो, वही 15 5 के 75, 75, 15 3 45 और 6 5 के 30। एलसीएम ले लो, 15 5 के 75, 15 2 के 30, 5 2 के 10। तो इसका कितना हो गया? 15/75। इसका कितना हो गया? 20/75, 75। अब सर जेड का हिस्सा कैसे निकाले? आप इतनी देर तो क्या कर रहे थे? उसका हिस्सा लिखते थे और इक्वल से इंटू कर देते थे ऊपर नीचे। अब यहाँ तो हिस्सा ही नहीं है, तो मैं बोलूँ सुनो भैया, बताओ जेड को कितना हिस्सा मिलेगा? जितना एक्स वाई देगा। तो सर एक्स ने कितना दिया? 6/15। ठीक है सर, 6/15 एक्स ने दे दिया। सर वाई ने कितना दिया? 2/15। लो सर वाई ने दे दिया 2/15। तो सर दोनों ने कितना दिया? 8/15। तो सर 75 75, तो इसको भी 5 बना दो, 15 5 75, 40/75। तो सर इनका रेशियो क्या हो गया? 15:20:40। एक्स वाई जेड। सर 5 से कट गया, 5 3 5 4 और 5 8, तो 3 4 8 हमारा क्या आ गया? न्यू रेशियो आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया? 6/15 एक्स ने दिया और 2/15 वाई ने दिया। तो देखो बच्चों, ये था हमारा न्यू रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करने की अलग अलग कंडीशन। ठीक है, इन सभी कंडीशंस की आप प्रैक्टिस करें दोबारा से। ठीक है, अब अगला टॉपिक हम लेंगे। हाँ बच्चों, तो देखो हमने न्यू रेशियो सेक्रीफाइस रेशियो डिस्कस किया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उसका नाम है एडजस्टमेंट
ऑफ गुडविल, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ध्यान से देखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस चैप्टर में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा गुडविल के एडजस्टमेंट का। तो सुनना भैया, सबसे पहली बात ये आती है कि सर ये गुडविल होती क्या है, गुडविल का नॉर्मल सा मीनिंग क्या होता है। तो मैं बोलूँ, मैं गुडविल को ही क्या बोल सकता हूँ, ब्रांड बोल सकता हूँ। मैं गुडविल को ही रेपुटेशन ऑफ फर्म बोल सकता हूँ, रेपुटेशन ऑफ फर्म। कुछ लोग इसी को प्रीमियम भी कहने लग गए, प्रीमियम ऑफ फर्म। क्लियर है। तो देखो, गुडविल कोई ब्रांड या रेपुटेशन ऑफ फर्म या प्रीमियम ऑफ फर्म भी कहते हैं। एक चीज समझ में नहीं आई सर, ये गुडविल होती क्या है, इसका कोई एग्जाम्पल दिया जाए। तो मैं बोला, इसका एक गुडविल अगर आपको देखनी है तो भैया ये तो इंटेंजिबल असेट है, दिखेगी नहीं आपको, लेकिन इसको आप रियलाइज कर सकते हो। कैसे, मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, जयपुर में मिठाई की दुकानें बहुत सारी है, कचौरियाँ भी बहुत लोग बेचते हैं, लेकिन एक आप सभी ने रावत कचौरी का नाम सुना होगा। रावत कचौरी जो कि लगभग 60 रुपये के आसपास उसका प्राइस है, लेकिन दूसरी जगह देखो 20 रुपये की कचौरी मिल रही है प्याज की, रावत वाला 60 का बेच रहा है। फिर भी कस्टमर ज्यादा किसके पास है, कचौरी के, रावत वाले के पास है। ये किसका एग्जाम्पल है, गुडविल का एग्जाम्पल है। तो अब देखो भैया, गुडविल का नॉर्मल सा मीनिंग है, गुडविल एक ब्रांड है, रेपुटेशन ऑफ फर्म है या प्रीमियम है। सर गुडविल से इफेक्ट क्या पड़ता है, तो एक चीज समझना, जोरी बाजार का एग्जाम्पल ले रहे हैं या कोई दूसरा मार्केट ले लो। जोरी बाजार में मैं 5 दुकानें लिख रहा हूं, 1 नंबर की, 2 नंबर की, 3 नंबर की, 4 नंबर की, 5 नंबर की। जोरी बाजार में 5 दुकानें हैं, पांचों सेम चीजों की है, ज्वेलरी की दुकानें हैं। जोरी बाजार है तो ज्वेलरी बिकेगी वहां, तो ज्वेलरी की 5 दुकानें बराबर की। सर क्या देख रहे हैं हम लोग, इसने भी कैपिटल बराबर लगा रखा, इसने भी 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 बराबर लगा रखा। सर ये लगभग 1 लाख महीने का कमा लेता है। सर इसका भी एवरेज 1 लाख आ जाता है, सर इसका भी 1 लाख के आसपास एवरेज आ जाता है। लेकिन सर वहीं पे ये 4 नंबर दुकान वाला 5 लाख कमा लेता है महीने के। सर 5वें नंबर की दुकान वाला भी लगभग 1 लाख का एवरेज देता है। सर जब कैपिटल सेम है, मार्केट सेम है, दुनिया 1 लाख कमा रही है और ये 5 लाख कमा रहा है, तो ये इनसे कितना ज्यादा कमा रहा है, सर 4 लाख एक्सेस कमा रहा है। किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। इसका मतलब क्या समझ में आया, जो दुनिया कमाती है वो नॉर्मल प्रॉफिट, और जो गुडविल वाला व्यक्ति कमाता है वो सुपर प्रॉफिट। तो देखो, गुडविल क्या है, कहीं दिख रहा है उसका गुडविल, नहीं दिख रहा। तो सर गुडविल क्या है, एक इंटेंजिबल असेट है। गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है जिससे एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। दुनिया कमाए 1 लाख, वहीं एक बिजनेसमैन कमाए 5 लाख, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा है, 4 लाख। किसकी वजह से, गुडविल की वजह से। तो गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है जिससे एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है। दूसरी बात, सर गुडविल कई दुकानें ऐसी होती है, जिसमें 5 दुकानों का एग्जाम्पल ले रहा हूं आपके सामने। सर इस दुकान पे लाइन नहीं लगती, चलो 5 नहीं 2 का ले लो। इस दुकान पे लाइन लगती है कस्टमर्स की, कभी भी जाओ 10-20 कस्टमर खड़े ही मिलेंगे। ये किसका इफेक्ट है, गुडविल का। तो गुडविल क्या है, एक अट्रैक्शन पावर है, आकर्षण शक्ति है। अट्रैक्शन पावर है जो ओल्ड कस्टमर्स को फिक्स रखते हुए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। तो गुडविल एक अट्रैक्शन पावर है जो ओल्ड कस्टमर्स को फिक्स रखते हुए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है। सर दूसरी बात, गुडविल की वैल्यू फिक्स नहीं रहती, गुडविल चेंज होता रहता है। गुडविल एक चेंजेबल असेट है। दूसरा, सर गुडविल एक वैल्यूएबल असेट है, गुडविल की बहुत वैल्यू होती है। इंटेंजिबल है लेकिन फिर भी गुडविल की बहुत सारी वैल्यू होती है। जैसे एग्जांपल ले, आज किसी दुकान वाले के पास जाओ जिसकी बहुत अच्छी दुकान चलती है, उस जैसी दुकान को खड़ा करने में, बनाने में हमें 5 करोड़ रुपया लग जाए, लेकिन क्या वो 5 करोड़ में अपना बिजनेस दे देगा अपने को, नहीं देगा। 10 से 15 करोड़ रुपया लेगा। तो जो एक्स्ट्रा 5-10 करोड़ रुपए हमसे ले रहा है वो किसके ले रहा है, गुडविल के। तो गुडविल एक वैल्यूएबल असेट भी है। तो अब समझो गुडविल की फीचर्स की बात। गुडविल की हमने डेफिनेशन पढ़ी, एक तो प्रॉफिट के बेस पे गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है जिससे एक बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है, और गुडविल एक अट्रैक्शन पावर है जो ओल्ड कस्टमर्स को फिक्स रखते हुए न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। गुडविल की फीचर्स की बात करो तो पहला फीचर है, गुडविल एक इंटेंजिबल असेट है।
दूसरा, गुडविल की हेल्प से बिजनेस नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहा है। तीसरा, गुडविल एक अट्रैक्शन पावर है जो न्यू कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। चौथी बात आती है, गुडविल एक वैल्यूएबल असेट है, मूल्यवान संपत्ति है। और पांचवी बात, गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है, इसलिए गुडविल एक चेंजेबल असेट भी है। आज का हीरो कल का जीरो हो सकता है, कल का हीरो आज का जीरो भी हो सकता है। ये तो एक नियम है प्रकृति का। क्लियर? अब देखो, जो बात आई गुडविल की मीनिंग, डेफिनेशन हो गया, फीचर हो गया। सर अभी हमने एक चीज बोली कि गुडविल की वैल्यू चेंज होती रहती है, तो सर वो कौन से फैक्टर है जो गुडविल की वैल्यू को चेंज करते हैं? तो फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल, फैक्टर्स इफेक्टिंग वैल्यू ऑफ गुडविल। सर वो कौन कौन से कारण हैं जिनके कारण फर्म की गुडविल चेंज होती रहती है, उनकी वैल्यू चेंज होती रहती है? तो पहला कारण सुनो, लोकेशन ऑफ बिजनेस या फर्म। मान लो मतलब व्यवसाय का स्थान, बिजनेस जितनी अच्छी जगह होगा उसकी उतनी अच्छी गुडविल होगी, जितनी बेकार लोकेशन होगी उतनी कमजोर गुडविल होगी। अब जितने भी बड़े बड़े ब्रांडेड दुकानें या ब्रांड जितने भी है, उनकी शॉप या उनके कोई भी आउटलेट देखना, आपको मेन रोड पे मिलेंगे, अच्छी लोकेशन पे मिलेंगे। तो अच्छी लोकेशन गुडविल को इफेक्ट करती है, बेकार लोकेशन बेकार गुडविल को इफेक्ट मतलब गुडविल बनाती है। दूसरा, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। जिस बिजनेस का जितना अच्छा मैनेजमेंट होगा उसकी उतनी अच्छी गुडविल होगी, जितना कमजोर मैनेजमेंट उतनी बेकार गुडविल होगी। तीसरी बात आती है, सर ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। आपकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी प्रोडक्ट की, आपका मार्केट में उतना ही नाम होगा। जितना बेकार क्वालिटी होगा प्रोडक्ट का, उतनी ही बेकार आपकी गुडविल होगी। तीसरा, मोनोपोली। मोनोपोली मतलब होता है एकाधिकार। अगर किसी मार्केट में आप अकेले वेंडर हो, अकेली फर्म है आपकी उस प्रोडक्ट की, तो आपको सब जानेंगे, आपकी गुडविल ज्यादा होगी। लेकिन बहुत सारे लोग हैं उसी प्रोडक्ट को बेचने वाले, तो आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। इसके अलावा नेचर ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। आप किस नेचर का बिजनेस करते हो? आप डेली यूज वाला प्रोडक्ट बेचते हो तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। आप कोई सीजनल बिजनेस करते हो तो आपकी गुडविल क्या होगी? कम होगी। तो ये फैक्टर हैं जो गुडविल की वैल्यू को इफेक्ट करते हैं। इनके कारण फर्म की गुडविल ज्यादा भी हो सकती है, तो भैया इनके कारण कम भी हो सकती है। तो ये वो फैक्टर हैं जो गुडविल को क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं। अब सर बात आती है नेक्स्ट टॉपिक की। सर नेक्स्ट टॉपिक क्या है? मैं बोलूँ नेक्स्ट टॉपिक है नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सर हमें कब कब ख्याति का मूल्य निकालना पड़ता है, ख्याति की वैल्यू कब कब निकालनी पड़ती है? तो सुनो भैया, बताओ, न्यू पार्टनर आएगा तो गुडविल लाएगा कि नहीं लाएगा? तो हमें एक तो ऑन एडमिशन, ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जब एक न्यू पार्टनर फर्म में आएगा तो हमें फर्म की गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दूसरा, सर ऑन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, जब पार्टनर जाएगा तो अपनी गुडविल लेके जाएगा, तो हमें फर्म की गुडविल क्या करनी पड़ेगी? निकालनी पड़ेगी। तीसरा, सर अगर पार्टनर की डेथ होगी तो उसका एग्जीक्यूटर क्या लेके जाएगा? गुडविल में अपना हिस्सा लेके जाएगा, तो हमें गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। चौथा, व्हेन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। आगे चल के ये टॉपिक आएगा हमारे, उस समय मैं आपको गुडविल एडजस्ट करना सिखाऊंगा। तो गुडविल का एडजस्टमेंट हमें या गुडविल का कैलकुलेशन हमें तभी भी करना पड़ेगा, और जब व्हेन फर्म्स बिजनेस सोल्ड, जब हम फर्म का बिजनेस क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो भी हम हमारी गुडविल क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ये सारे वही टॉपिक हैं जो हमने अभी शुरू में पढ़े थे, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है सभी को? अब देखो, इसके बाद आती है बात टाइप्स ऑफ गुडविल। किसकी बात आती है? टाइप्स ऑफ गुडविल। देखो, गुडविल दो तरह की होती है। टाइप्स ऑफ गुडविल की बात करते हैं हम लोग।
टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखो गुडविल को हम टू टाइप्स में डिवाइड करेंगे। पहला गुडविल स्व अर्जित, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, स्व अर्जित ख्याति। और दूसरा होता है परचेज गुडविल। कौन सा गुडविल? परचेज मतलब खरीदा गया गुडविल, क्रय की गई ख्याति। सर सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होती है? मैं बोलूँ वो गुडविल जो बिजनेस ने खुद के अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट और अच्छे मैनेजमेंट, अच्छी क्वालिटी और प्रोडक्ट के कारण जो गुडविल फर्म ने खुद ने जनरेट किए, उसके लिए किसी को पेमेंट नहीं किया, वो क्या कहलाती है? सेल्फ जनरेट गुडविल। और ये सेल्फ जनरेट गुडविल कितने टाइप की होती है? 3। पहला इंस्टीट्यूशनल गुडविल। कौन सी गुडविल? इंस्टीट्यूशनल मतलब संस्थागत ख्याति। दूसरी पर्सनल गुडविल। और तीसरी होती है कैजुअल गुडविल। कैजुअल गुडविल। अब देखो इंस्टीट्यूशनल गुडविल को किस नेचर की गुडविल मानते हैं? केट नेचर। हाँ मैं सही कह रहा हूं, बिल्ली के स्वभाव वाली, केट नेचर। दूसरा डॉग नेचर। और तीसरा रेट नेचर। कौन सी? रेट नेचर। केट, डॉग, रेट, ये तीनों किसको माना गया है? कस्टमर को। इतना डिटेल में इसका क्वेश्चन नहीं आता तो हम इतना डिटेल में इसको नहीं पढ़ेंगे। आप तो इतना याद रखो, इंस्टीट्यूशनल को केट नेचर, पर्सनल को डॉग नेचर और कैजुअल को रेट नेचर गुडविल कहते हैं। अब देखो दूसरी गुडविल आती है परचेज गुडविल। सर परचेज गुडविल क्या होता है? जब हम किसी बिजनेस को परचेज करते हैं भैया, जैसे मान लो हमने कोई बिजनेस खरीदा तो हमारे को जो नेट असेट मिला उससे ज्यादा अगर हमने उसको पेमेंट किया तो वो हमारी क्या कहलाएगी? एक्स्ट्रा पैसा, परचेज गुडविल। यदि किसी बिजनेस को परचेज करते समय परचेज कंसीडरेशन मतलब खरीदने का मूल्य नेट असेट से ज्यादा है तो वो एक्स्ट्रा वाला पैसा क्या कहलाता है? परचेज गुडविल। मतलब जैसे मैं परचेज गुडविल का फॉर्मूला बोलूं तो परचेज कंसीडरेशन, पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट। नेट असेट का मतलब होता है असेट्स माइनस लायबिलिटीज। समझना, जैसे मान लो मैंने कोई बिजनेस खरीदा 15 लाख रुपए में, 15 लाख मेरा क्या है? परचेज कंसीडरेशन। और मेरे को असेट मिली 20 लाख की, लेकिन सर लायबिलिटी भी मिल गई कितने की? सर लायबिलिटी मिल गई मान लो सर अपने को 8 लाख की। तो सर 20 लाख के असेट, 8 लाख की लायबिलिटी, तो हमें तो पेमेंट कितना करना चाहिए था? 20 लाख माइनस 8 लाख, 12 लाख ही करना चाहिए था, क्योंकि हमारे हाथ में तो नेट असेट तो 12 लाख की आई ना, लेकिन हम पेमेंट कितना कर रहे हैं? 15 लाख। सर 15 लाख पेमेंट कर रहे हैं और असेट लेके आ रहे हैं 12 लाख की, तो हम 3 लाख एक्स्ट्रा किसके दे रहे हैं? परचेज गुडविल। क्लियर है? क्योंकि हम इतने पागल तो नहीं है कि 12 लाख वाली असेट के 15 लाख रुपए देंगे, तो हम 3 लाख जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं अगले को किसका दे रहे हैं? परचेज वाली गुडविल का। अब एक चीज ध्यान रखना, अपने यहाँ पे एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 26 और एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 38। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, ये दोनों कहते हैं कि आप परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में शो कर सकते हो, सेल्फ जनरेट गुडविल को बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते। इसका मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में कभी भी अगर आपको गुडविल शो होता हुआ मिलता है तो समझ जाओ वो किस टाइप का गुडविल है? परचेज गुडविल। ये नॉलेज के लिए आवश्यक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है एग्जाम में। क्लियर है? अब देखो आगे, तो देखो बच्चों ये जो इतनी देर हमने टॉपिक डिस्कस किया गुडविल का, वो था थ्योरिकल बेसिस टॉपिक, थ्योरी का टॉपिक था गुडविल का। इसका नॉलेज हमें जो जरूरी है, हो सकता है एग्जाम में एक आधे नंबर का उसका भी क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अब जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन एग्जाम में 101% आएगा इस बार, और टॉपिक का नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सी गुडविल? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करना, फर्म की गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहली चीज, सर फर्म की गुडविल कैलकुलेट करने के कितने बेस होते हैं? तो मैं पहला तो बोलूंगा ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम गुडविल किसके बेस पे निकालना सीखेंगे? एवरेज प्रॉफिट के बेस पे। और सर उसके बाद हम गुडविल निकालना सीखेंगे
सुपर प्रॉफिट के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हिंदी में कहते हैं अधिलाभ। कौन सा लाभ? अधिलाभ। आगे डिस्कस करेंगे। और सर एक और गुडविल निकालना सीखेंगे हम फर्म की, और उसका नाम होगा हिडन गुडविल। सर ये हिडन गुडविल क्या होती है? मतलब छिपी हुई ख्याति, गुप्त ख्याति, जिसको हम बाद में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब सुनो भैया, अगले 5 मिनट हम जो भी डिस्कस करेंगे वो गुडविल का नहीं करेंगे, हम केवल डिस्कस करेंगे एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने का और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का। जब एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो गुडविल निकालना तो 2 मिनट का काम है फिर हमारे लिए। तो पहले सुनो भैया, सर ये एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ कैसे कैलकुलेट होता है? तो सीधा सा आंसर है कि सर 2 मेथड होते हैं एवरेज प्रॉफिट के। एक होता है अपना सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, साधारण या भारित औसत लाभ। सर कुछ नहीं बोले क्वेश्चन तो हमेशा कौन सा एवरेज? सिंपल एवरेज। क्वेश्चन खुद बोले कि वेटेड एवरेज तो फिर वेटेड एवरेज। सर सिंपल एवरेज कैसे निकलेगा? तो बहुत आसान है, टोटल प्रॉफिट ऑफ ईयर्स। जितने साल के प्रॉफिट देवे उन सबको क्या कर लो? ऐड कर लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स। मतलब समझना भैया, अगर 5 साल का प्रॉफिट है तो 5 साल के प्रॉफिट को जोड़ो, 5 का डिवाइड कर दो। 3 साल का प्रॉफिट है तो 3 साल का प्रॉफिट जोड़ो, 3 का डिवाइड कर दो। बहुत आसान है। दूसरा, सर ये वेटेड एवरेज कैसे निकलेगा? तो सर वेटेड एवरेज निकलेगा, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट। क्या निकालना पड़ेगा? टोटल प्रोडक्ट। उस टोटल प्रोडक्ट में किसका डिवाइड करेंगे? टोटल वेट का। टोटल प्रोडक्ट मतलब टोटल गुणनफलों का योग बटे भारों का योग। चलिए टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, ये टोटल वेट क्या होता है, तो समझना एक चीज। जिसमें कह रहा हूं एक फर्म के 5 साल के प्रॉफिट दे दिया आपको। कितने साल के? 5 साल के। 2011, 12, 13, 14, 15। सर 11 में प्रॉफिट था 15,000 का, 12 में था 20,000 का, 13 में था 25,000 का, 14 में थे 40,000 का, 15 में था 50,000 का। बोले वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो। वेटेड एवरेज में सुन लेना भैया, या तो वेट क्वेश्चन आपको देगा। वेटेड एवरेज में वेट तो वैसे देना चाहिए क्वेश्चन को, क्योंकि वेटेड एवरेज तो तभी कैलकुलेट होगा। सर मान लो नहीं देवे तो? मैं बोलूँ कोई दिक्कत नहीं, काउंटिंग आती है अपने को, वो लिख देना 1 2 3 4 5। वेट हमेशा बढ़ता हुआ होना चाहिए, तो हमें 1 2 3 4 5 अज्यूम कर लेना है। अब सर प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? मैं बोलूँ बहुत आसान है। कैसे? सर प्रॉफिट को क्या करो? वेट से इंटू कर लो। 15 को 1 से इंटू करा 15,000, 20 को 2 से इंटू करा 40,000, 25 को 3 से करा 75 75,000, 40 को 4 से करा 1,60,000, 50 को 5 से करा 2,50,000। अब सर हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट का टोटल कर लेंगे। 2 50, 3 50, 4 10, 4 10, 4 85, 4 85, 5,40,000। हमारा टोटल कितना है प्रोडक्ट का? 5,40,000। सर वेट का टोटल भी कर लो, कितना है? 15। लिख दो फॉर्मूले में 5,40,000 टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई 15। सर 15 का 3 डिवाइड हुआ, 9 बच गया, 9 का मतलब 6, तो 36,000 हमारा क्या आ गया? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं। अगर सिंपल एवरेज करना होता तो मैं सिंपल एवरेज में इनको सबको क्या करता? ऐड करता। कैसे? 50 40 90 20 1 10 1 30 1 35 1 50, 1,50,000 प्रॉफिट डिवाइड बाई 5, तो 30,000 आ जाता सिंपल एवरेज। तो एवरेज प्रॉफिट निकालना बहुत आसान है, चाहे सिंपल एवरेज कैलकुलेट करो चाहे वेटेड एवरेज कैलकुलेट करो। अब देखो भैया, जब हमारा एवरेज प्रॉफिट, तो देखो बच्चों हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीख लिया। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखेंगे। गुडविल बाद में सीखेंगे, हम पहले एवरेज और सुपर निकालना सीख रहे हैं। तो देखो अब सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, तो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा, देखना भैया। सर हमने जो एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया, अब एवरेज प्रॉफिट चाहे सिंपल था चाहे वेटेड था। अब इस एवरेज प्रॉफिट में से सुनना भैया, सबसे पहले आपको अगर क्वेश्चन में बोले कि पार्टनर्स को सैलरी देनी है, बोनस देना है, कमीशन देना है या रेमुनरेशन देना है,
तो उसे क्या कर लेना है, माइनस कर लेना है। तो इसको माइनस करने के बाद जो हमारा प्रॉफिट आएगा वो आएगा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। देखो एवरेज प्रॉफिट में से सैलरी, बोनस, कमीशन, रेमुनरेशन, ये चार चीजें तो माइनस कर देना, हमारा क्या आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। अब सुनो भैया, अगर सर ये नहीं है तो भैया इनमें कोई फर्क नहीं है। अब इस एवरेज या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट में से आपको कौन सा प्रॉफिट माइनस करना है, नॉर्मल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। क्योंकि देखो सुपर प्रॉफिट क्या होता है, एक बिजनेस या एक फर्म नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करता है वही क्या होता है, सुपर प्रॉफिट होता है। सुनो, अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है निकाल लिया हमने, लेकिन अब सुनो सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है। तो भैया नॉर्मल प्रॉफिट का सीधा सा लॉजिक है, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन देगा सर, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन नहीं देवे तो क्या होगा, मैं बोलूँ सीधा सा लॉजिक है, एसेट्स देगा, एसेट्स में से माइनस क्या कर देंगे, एक्सटर्नल लाइबिलिटी या लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे। सर ये नहीं देवे तो मैं क्या देगा, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देगा, कोई रिजर्व एंड सरप्लस हो तो उसको प्लस कर देना, कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस हो तो उसको माइनस कर देना, क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कई बार कैपिटल एम्प्लॉयड का दूसरा नाम भी दे सकता है आपको, क्या दे सकता है, इन्वेस्टमेंट दे सकता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का और क्या नाम हो सकता है, मैं बोलूँ नेट असेट भी हो सकता है। कैपिटल एम्प्लॉयड, इन्वेस्टमेंट, नेट असेट एक ही मतलब होता है। तो देखो एवरेज प्रॉफिट में सैलरी, बोनस, कमीशन, एमिशन रेयर चांस से मिलेगा तो वो घटा देना हो तो एक्चुअल एवरेज आएगा, एक्चुअल एवरेज में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देना क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड 90% क्वेश्चन आपको देगा, अगर नहीं देवे गलती से तो असेट देगा, लाइबिलिटी देगा तो असेट में से लाइबिलिटी घटा लेना, या ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल देगा, रिजर्व एंड सरप्लस देगा, लॉस को माइनस कर देना, तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये तो था हमारा एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। सर चलो एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना हमें आ गया। आप तो बताओ सर ये गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा। तो सुनो भैया, या तो आपको क्वेश्चन बोलेगा एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करो, तो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करने के दो मेथड होते हैं, परचेज ईयर मेथड। कौन सा मेथड, परचेज ईयर मेथड, और एक दूसरा मेथड होता है वो होता है कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड, मतलब क्रेवर्स विधि और पूंजीकरण विधि। अब देखो भैया इसमें अगर क्वेश्चन आपको बोले कि एवरेज प्रॉफिट के परचेज ईयर से गुडविल कैलकुलेट करो, तो गुडविल का सीधा सा फॉर्मूला होगा आपका, गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट जो हमने निकालना सीखा इनटू परचेज ईयर। कौन सा ईयर, परचेज ईयर। सर ये परचेज ईयर कहाँ मिलेगा, मैं बोलूँ क्वेश्चन देगा, बोलेगा कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेज, तो यहाँ 3 से इंटू हो जाएगा, 5 इयर्स परचेज तो 5 से इंटू हो जाएगा, 2 इयर्स परचेज तो 2 से इंटू हो जाएगा। सर ये कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे कैलकुलेट होगा, तो भैया गुडविल बराबर एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस क्या कर देना, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी निकालना सीखा था नॉर्मल प्रॉफिट के टाइम। तो देखो ये गुडविल कैलकुलेट करने के मेथड है। सर सुपर प्रॉफिट के मेथड बोलो, मैं बोलो सुपर प्रॉफिट के बेस पे भी गुडविल कैलकुलेट करने के दो ही मेथड होते हैं, पहले परचेज ईयर मेथड, कौन सा मेथड परचेज ईयर मेथड, और दूसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। सर आपने तो दोनों तरफ सेम मेथड लिख दिए, मैं बोलूँ हाँ भैया बिल्कुल सेम नाम है, लेकिन एक चीज सुनो, क्वेश्चन बोलेगा एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर, तो एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर, और सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर, तो सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर। तो इधर क्या फॉर्मूला होगा, गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर।
सेम है, इधर एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर, तो इधर सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सर कैपिटलाइजेशन मेथड का क्या फॉर्मूला होगा? तो कैपिटलाइजेशन का मेथड का फॉर्मूला होगा गुडविल बराबर सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बस सर इसमें और इसमें क्या फर्क है? फर्क साफ दिख रहा है, यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस होता है, यहाँ माइनस नहीं होता। इसका कारण बोलो सर। क्योंकि सर देखो सुपर प्रॉफिट जब कैलकुलेट करते हैं तो नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट में कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्लूड होता है जब कैलकुलेट करते हैं, तो इसका मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड वहां पे माइनस हो चुका नॉर्मल प्रॉफिट के साथ, इसलिए हमें इसे माइनस करने की यहाँ नीड नहीं है। तो ये था हमारा गुडविल का कैलकुलेशन। सर आप तो ये तो बोल दो, ये तो समझ में आ गया आपके कहने से कि एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर है तो एवरेज प्रॉफिट का परचेज ईयर, सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर है तो सुपर प्रॉफिट का परचेज ईयर। तो क्या कैपिटलाइजेशन मेथड के लिए भी बोलेगा कि एवरेज का या सुपर का? मैं बोलूँ ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं बोले कोई दिक्कत नहीं, चाहे इसका यूज कर लो चाहे इसका यूज कर लो, आंसर सेम आना है। तो वैसे मैं ज्यादातर बोलूं अगर कैपिटलाइजेशन मेथड देता है और कुछ नहीं बोलता तो आप ज्यादा सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन मेथड यूज किया करो, वैसे इसका भी यूज कर दोगे तो आंसर तो सेम आना है। अब देखो ये जो गुडविल कैलकुलेट होके हमारे सामने आएगी वो किसकी आएगी? फर्म की गुडविल, क्योंकि हमने प्रॉफिट किसका लिया है? फर्म का, चाहे एवरेज लिया चाहे सुपर लिया, ये फर्म का प्रॉफिट है। अब ये जो भी गुडविल हमारे सामने कैलकुलेट होके आएगी वो किसकी आएगी? फर्म की गुडविल आएगी। और इस फर्म की गुडविल में से हम किसका शेयर कैलकुलेट करेंगे? न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे और उससे हम गुडविल मंगवाएंगे। अब मंगवाने की एंट्रियां क्या होंगी वो हम बाद में डिस्कस करते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में। उससे पहले मैं आपको हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझा देता हूं। सर ये हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होता है? तो भैया एक चीज सुनना, हिडन गुडविल का सीधा सा एक फॉर्मूला है, उसको आपको याद रखना है। पिछले साल इसका क्वेश्चन आया था 2 नंबर में और बहुत आसान था, समझना कैसे। सर हिडन गुडविल कैसे निकलता है? पहले आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल लेनी है और उसको किससे इंटू कर देना है? रिवर्स ऑफ हिज शेयर, मतलब नए के हिस्से के उल्टे से इंटू कर देना है। और उसमें से माइनस क्या करना है? सर माइनस करना है ऑल पार्टनर्स की कैपिटल। ऑल में तो सर नया भी आ गया, मैं बोलूं बिल्कुल नया भी आ गया, प्लस कोई रिजर्व हो फर्म के पास या प्रॉफिट को मैं सरप्लस लिख देता हूं, और अगर लॉस हो तो माइनस कर देना, और यदि गुडविल अकाउंट ओपन इन बैलेंस शीट हो तो उसको भी माइनस कर देना। तो ये हिडन गुडविल का फॉर्मूला होगा कैसे? न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रिवर्स ऑफ हिज शेयर माइनस ऑल पार्टनर्स की कैपिटल में रिजर्व एंड सरप्लस को जोड़ना, लॉस को घटाना, और गुडविल अकाउंट कौन सा? जो बैलेंस शीट में ओपन होगा, तो इसको माइनस कर देना। तो हमारी क्या आ जाएगी? गुडविल हिडन वाली फर्म की। पहले इस फॉर्मूले को हल करना और इसको अलग, फिर जो डिफरेंस। अब देखो बच्चों, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको हिडन गुडविल समझाऊं कि समझो कि सर मान लो जैसे XY 32 में पार्टनर, एक्स का कैपिटल है मान लो सर 50,000, वाई का है 40,000। सर Z16 के लिए एडमिट होता है और 30,000 रुपये की कैपिटल फर्म में लेकर आता है। कितना कैपिटल आता है? 30,000। और सर जिस दिन जेड फर्म में एडमिट हो रहा है उस दिन जनरल रिजर्व फर्म में 10,000 का शो हो रहा है, और गुडविल अकाउंट ओपन है बैलेंस शीट में, वो शो हो रहा है सर 20,000 से, और बोले गुडविल कैलकुलेट करो। तो अब देखो भैया, यहाँ ना एवरेज प्रॉफिट लगेगा ना सुपर प्रॉफिट का कोई मेथड लगेगा, तो समझ जाओ कैपिटल के बेस पे गुडविल निकलवा रहा है। तो कौन सी गुडविल है? हिडन गुडविल। तो देखो फॉर्मूले में पिक करो, न्यू पार्टनर की कैपिटल कितना है? 30,000, उसका हिस्सा कितना है? 1/6, तो इंटू करो 6/1 इंटू माइनस ऑल पार्टनर्स की कैपिटल, ऑल की बोलो एक्स की 50, वाई की 40 और जेड की 30। सर रिजर्व है क्या? मैं बोलूं हाँ ना, है रिजर्व 10,000। और सर लॉस तो नहीं है, लेकिन गुडविल अकाउंट ओपन है 20 से, तो गुडविल को क्या कर दो? माइनस कर दो। सर इसको सोल्व करा तो कितना आया? 1,80,000। और सर इसको सोल्व करो 50, 40, 90, 30, 1 20, 1 30 में से 20 गया तो 1,10,000। तो सर ये 70,000 जो आया वो किसका गुडविल आया?
फर्म का हिडन गुडविल आया। क्लियर है सभी को? ऐसे ही देखो बच्चों, मैं आपको एक एक एग्जांपल उनके भी करवा देता हूं, किसके, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट के गुडविल कैलकुलेट करने वाले। समझना, जैसे मैं बोलूं एक फर्म का पिछले 5 साल का प्रॉफिट है 11, 12, 13, 14 और 15। 5 साल का प्रॉफिट है 60,000, 40,000, 50,000, 60,000 और 90,000। ये पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। और क्वेश्चन ने बोला कि गुडविल की कैलकुलेशन करो प्रीवियस 5 ईयर के एवरेज प्रॉफिट के 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे। कि कौन से मेथड से? एवरेज प्रॉफिट के 3 इयर्स परचेज, मतलब परचेज ईयर कितना है 3। तो पहले आप क्या कैलकुलेट कर लो, एवरेज प्रॉफिट। कैसे सर? सबको जोड़ लो, 60 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 90 अपॉन में कितने कितने साल है? 5। 1,50,000, 2 10, 3,00,000/5, 3,00,000/5 तो कितना आ गया? 60,000। ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। अब सैलरी बोनस कमीशन कुछ बोला नहीं क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने क्या बोला था? 3 इयर्स परचेज के बेसिस पे गुडविल निकालो। तो गुडविल का क्या फॉर्मूला? एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। सर एवरेज प्रॉफिट कितना है? 60,000। परचेज ईयर कितना है? 3। तो 1,80,000 किसका गुडविल आ गया? फर्म का गुडविल कैलकुलेट होके आ गया। सर मान लो क्वेश्चन में एक ही साल का प्रॉफिट दिया है, केवल 1 साल का प्रॉफिट दिया है, और फिर बोला एवरेज प्रॉफिट के 3 इयर्स परचेज से गुडविल कैलकुलेट करो। तो क्या पहले एवरेज निकालोगे? मैं बोलूँ 1 साल का प्रॉफिट है तो क्या एवरेज निकालोगे? वो सीधा एवरेज है। कैसे? 1 साल का प्रॉफिट है तो 1 का डिवाइड लगेगा, तो एवरेज तो सेम ही आना है भैया। तो एवरेज प्रॉफिट वही होगा, 3 से इंटू करेंगे तो फर्म का गुडविल कैलकुलेट होकर आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो देखो बच्चों, ये था हमारा गुडविल का कैलकुलेशन। और ये किसकी गुडविल थी? फर्म की गुडविल। अब इसमें न्यू पार्टनर का शेयर हम कैलकुलेट करेंगे। न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल फर्म में लेकर आएगा। सर कैसे लेके आएगा? लाएगा तो क्या उसकी एंट्री नहीं करेंगे? मैं बोलूँ बिल्कुल। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है अकाउंटिंग फॉर गुडविल। बहुत सारे बच्चों की शिकायत रहती है कि सर ये टॉपिक समझ में ही नहीं आता। हमारी क्लास में पढ़ो, बिल्कुल आपको कंसेप्ट वाइज समझ में आएगा। कोई सारे डाउट आपके आज क्लियर हो जाएंगे अकाउंटिंग फॉर गुडविल के बारे में। एक चीज सुनो भैया, न्यू पार्टनर आएगा अपने शेयर की गुडविल फर्म में लेकर आएगा, तो सर गुडविल की अकाउंटिंग कैसे करेंगे? वो गुडविल लाएगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। जो गुडविल लाएगा किसमें डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर हमने पहले ही बोल दिया कि न्यू पार्टनर जो गुडविल लाएगा वो किसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा? सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स में। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। इसका मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि जो पार्टनर न्यू पार्टनर के लिए सेक्रीफाइस करेगा वो नए पार्टनर की गुडविल लेगा, जो सेक्रीफाइस नहीं करेगा वो उसकी गुडविल में हिस्सा नहीं लेगा। मैं बोलूँ हाँ, मैं बिल्कुल ऐसा ही कह रहा हूँ। तो देखो, नया पार्टनर जब गुडविल लाएगा, उस गुडविल की जब हम अकाउंटिंग करने जाएंगे तो भैया हमारे सामने 2 कंडीशन हो सकती है क्वेश्चन में। सर पहली कंडीशन बोलो क्या हो सकती है? सर हमें गुडविल अकाउंट पहले से ही ओपन मिल सकता है। तो व्हेन गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर, मतलब ओपन इन बैलेंस शीट। सर पहले से ही गुडविल अकाउंट ओपन हो एडमिशन वाले दिन। और दूसरा, व्हेन गुडविल अकाउंट नॉट अपीयर या ओपन इन बैलेंस शीट। मतलब सर समझाओ, इसका सीधा सा मतलब है जिस दिन पार्टनर एडमिट होगा उस दिन फर्म की बैलेंस शीट में अगर गुडविल अकाउंट लिखा हुआ है असेट साइड, इसका मतलब गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में ओपन हो रहा है। और अगर उस दिन गुडविल अकाउंट बैलेंस शीट में ओपन नहीं अपीयर नहीं हो रहा असेट साइड, तो समझ जाओ गुडविल अकाउंट ओपन या अपीयर नहीं है। अब सर बात करते हैं, चलो सर क्या इफेक्ट पड़ गया? गुडविल अकाउंट ओपन है तो भैया इसका एक सीधा सा इफेक्ट पड़ेगा कि जो गुडविल फर्म की बैलेंस शीट में एडमिशन की डेट को शो हो रहा है वो गुडविल किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का।
तो भैया उसको क्लोज भी किस में किया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स में। सर किस रेशियो में, मैं बोलूँ ओल्ड रेशियो में। तो देखो अगर फर्म की गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है तो सबसे पहले आपको उसको क्या करना है, क्लोज करना है। सर गुडविल क्या होती है, एसेट होती है। एसेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। तो सर डेबिट वाला अकाउंट कैसे क्लोज होता है, वो बोलूं क्रेडिट से बंद होता है। इसका मतलब गुडविल क्रेडिट होगा। सर किस में क्रेडिट होगा, सर ओल्ड पार्टनर्स में क्लोज होगा। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ईयर टू गुडविल किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। सर इस एंट्री के लिए क्वेश्चन बोलेगा, मैं बोलूँ नहीं। ये तो अगर गुडविल अकाउंट ओपन है या अपीयर है तो आपको देखते ही उसको तो क्लोज करने की एंट्री पास करनी है। चलो सर ठीक है, हमने गुडविल अकाउंट को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब सर गुडविल अकाउंट यहाँ तो ओपन था ही नहीं, यहाँ ओपन था तो उसको क्लोज कर दिया। तो अब तो मैटर बराबर है क्या कि गुडविल अकाउंट क्लोज है। अब सर नया पार्टनर आएगा तो अपने हिस्से की गुडविल फर्म में लेके आएगा। सर अब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल फर्म में कैसे कैसे ला सकता है, तो सर पहला तरीका सुनो, पर्सनली ला कर दे। कैसे देवे, पर्सनली या प्राइवेटली लाकर न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल लाए और पर्सनली या प्राइवेटली किसको देवे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को देवे। तो भैया हम तो अकाउंटिंग फर्म की कर रहे हैं, फर्म में कुछ भी पैसा नहीं है, पर्सनल मैटर हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करने वाले। तो सर अगर न्यू पार्टनर अपने शेयर की गुडविल पर्सनली ला कर देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। प्राइवेटली या पर्सनली गुडविल लाने की कोई एंट्री नहीं होती। सर दूसरा तरीका मैं बोलूँ, ब्रिंग इन केस नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद में लेकर आए, जितना उसको गुडविल लाना है। जैसे मैं आया नया पार्टनर, मेरे को गुडविल लाना था 30,000, मैं 30,000 रुपये ला के फर्म को दूं, तो ये क्या है, नगद में लेकर आए। यहाँ पे भी हो सकता है नगद लाए, लेकिन पर्सनली दे रहा है तो फर्म के पास तो कोई मैटर ही नहीं हुआ, तो फर्म कोई एंट्री नहीं करेगा। लेकिन यहाँ जो पैसा ला के दे रहा है वो किसको दे रहा है, फर्म को। अब देखो अगर नया पार्टनर केस में गुडविल लेकर आता है तो गुडविल की क्या अकाउंटिंग होगी। देखो सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री, गुडविल लाएगा तो क्या एंट्री होगा, केस या बैंक अकाउंट या टू गुडविल। सबसे पहले गुडविल लाने की एंट्री, केस अकाउंट या टू गुडविल या बैंक अकाउंट या टू गुडविल। अब सर गुडविल हैंड टू हैंड किस में बटेगा, मैं बोलूँ ये तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगा। तो देखो लाया, अब गुडविल क्रेडिट है तो बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या एंट्री, गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल किस रेशियो में, सेक्रीफाइस रेशियो में। तो देखो गुडविल लाने की बांटने की सेम डे एंट्री हो जाएगी, ये लाने की होगी, ये बांटने की। सर कोई और एंट्री थोड़ी होती है यहाँ, मैं बोलूँ हो सकती है। सर कब हो सकती है तीसरी एंट्री, तो भैया मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। स्टार लगाने का कारण क्या है, ये एंट्री हमेशा नहीं होगी, ये एंट्री तभी होगी जब क्वेश्चन आपको ये बोले कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने अपनी गुडविल का शेयर फर्म से विड्रॉ कर लिया। तो भैया बोला तो विड्रॉ करने की एंट्री होगी, और अगर नहीं बोले तो हम विड्रॉ करने की एंट्री नहीं करेंगे। तो सर विड्रॉ करने की एंट्री क्या होगी, सर विड्रॉ करने की एंट्री होगी से, देखो यहाँ मिली गुडविल, अब विड्रॉ करेंगे तो वापस कैपिटल रिवर्स करेंगे, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया टू केस, तो केस सॉरी सही है, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू केस। समझना गुडविल लाया तो लाने की एंट्री केस टू गुडविल, गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, यही होनी है। लेकिन सर अगर क्वेश्चन बोले कि उन्होंने विड्रॉ भी कर ली तो भैया फिर तीन एंट्री, लाने की, बांटने की, निकालने की। सर ये एंट्री कितने अमाउंट से होगी, मैं बोलूँ जितना अमाउंट विड्रॉ करेंगे। जैसे मान लो ये गुडविल लाया 30,000, इसको एक्स को गुडविल मिला 10,000 20,000, वाई को मिला 10,000, और क्वेश्चन ने बोला आधी गुडविल फर्म से निकाल ली, हाफ गुडविल निकाल ली। तो भैया 20 वाले ने कितनी निकाली 10, और 10 वाले ने कितनी निकाली 5, तो 10 और 5 से निकालने वाली एंट्री हो जाएगी। ठीक है सर, तीसरा तरीका क्या हो सकता है, नोट ब्रिंग इन केस। सर नया पार्टनर आए लेकिन गुडविल लेकर ही नहीं आए, कैपिटल का पैसा तो ले आए, लेकिन सर वो
गुडविल का पैसा लेकर नहीं आए। अब सर गुडविल का पैसा नहीं ला रहा तो भैया क्या गुडविल की अकाउंटिंग नहीं होगी? मैं बोलूँ गुडविल की एंट्री तो होगी। अब सर ला ही नहीं रहा तो लाने की एंट्री नहीं होगी, तो गुडविल अकाउंट भी नहीं खुलेगा, तो सर फिर कैसे एंट्री होगी? तो सर फिर हम कैपिटल या करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करेंगे। सर कैपिटल में तो एक्स्ट्रा पैसा है ही नहीं, वो तो आज ही आ रहा है, जितना कैपिटल लाना है उतना ही लेके आ रहा है, तो आप कैपिटल से पैसा निकालोगे तो कैपिटल कम हो जाएगा। तो मैं बोलूँ इसका दूसरा तरीका ढूंढते हैं। कैपिटल को कम नहीं कर सकते तो फिर दूसरा अकाउंट कौन सा पड़ा है पार्टनर का? करंट अकाउंट। तो भैया अगर पार्टनर के गुडविल केस में नहीं लाता तो फिर कौन से अकाउंट से एडजस्टमेंट होता है? करंट अकाउंट से। तो क्या एंट्री होगी? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट ईआर टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइस रेशियो में। क्योंकि सर करंट इसलिए आया क्योंकि कैपिटल में फालतू पैसा है ही नहीं, इसलिए हम करंट अकाउंट से कैपिटल गुडविल का एडजस्टमेंट कर देंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक चीज पढ़ी थी, हिडन गुडविल। कौन सी गुडविल? हिडन गुडविल। सर ये हिडन गुडविल की एंट्री क्या होती है? मैं बोलूँ यही तो हिडन गुडविल की एंट्री होती है। हिडन गुडविल की एंट्री भी न्यू पार्टनर्स करंट टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल ही होती है, और गुडविल नहीं लाए तो उसकी भी वही एंट्री होती है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? अब सुनो तीसरा तरीका, मैं इधर ले रहा हूँ, या इसको चलो एक बार रफ कर लेते हैं अपन। सर तीसरा तरीका समझाना गुडविल लाने का, तो भैया तीसरा तरीका गुडविल लाने का होता है, तीन तरीके तो वैसे ऑलरेडी हो चुके हैं, पर्सनली लाए कोई एंट्री नहीं, केस में लाए केस की एंट्री नहीं, लाए तो करंट अकाउंट के थ्रू एंट्री। सर तीसरा चौथा तरीका क्या है? सर पार्शियल ब्रिंग इन केस और पार्शियल नॉट ब्रिंग इन केस। सर कुछ लाए कुछ नहीं लाए। जैसे समझना, जेड न्यू पार्टनर आया, उसको 30,000 का गुडविल लाना है, सर वो 20,000 तो केस में ले आया, 10,000 नहीं लाया, तो सर 20,000 केस में लाया तो केस की तरह एंट्री क्या? केस अकाउंट डीआर टू गुडविल। सर कितनी? मैं बोलूंगा सर 20,000 ला रहा है नगद तो 20 की एंट्री। सर अब ये गुडविल हैंड टू हैंड क्या कर देंगे? बांट देंगे। गुडविल अकाउंट ईआर टू, जैसे एक्स ने सेक्रीफाइस किया तो एक्स कैपिटल, वाई ने करा तो वाई कैपिटल। सर 20,000 मान लो सर सेक्रीफाइस रेशियो है 3:2, तो 3:2 में बांटेंगे तो 12,000 और 8,000। सर 10,000 तो लाया ही नहीं, मैं बोलूँ नहीं लाया तो क्या? करंट अकाउंट से एंट्री, जेड करंट अकाउंट ईआर, जेड करंट अकाउंट ईआर टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। सर कितना लाना था? 30, 20 तो ले आया तो 10 नहीं लाया, तो 10 को किस रेशियो में बांटो? सेक्रीफाइस रेशियो में। क्या? 3:2, 6,000 और 4,000। लाने की एंट्री नहीं लाने की एंट्री। तो ये तरीके थे हमारे गुडविल के। अब एक लास्ट तरीका और सुन लो भैया गुडविल का, ब्रिंग इन काइंड। काइंड का मतलब होता है एसेट। यदि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैसे लेकर आए? काइंड में लेकर आए। काइंड का मतलब होता है कोई असेट के रूप में लाए, तो सीधा सा लॉजिक है भैया, नगद लाए तो कैश टू गुडविल, असेट लाए तो जो भी असेट है उसका अकाउंट डीआर टू गुडविल। नगद लाए तो कैश टू गुडविल और असेट लाए तो असेट टू गुडविल। अब हैंड टू हैंड गुडविल को क्या कर दो? बांट दो। क्या एंट्री? वही गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। तो ये थी हमारी गुडविल की अकाउंटिंग। अब देखो सर ये जो असेट है उसका क्या करेंगे? मैं बोलूँ जब नई फर्म की नई बैलेंस शीट बनाएंगे तो एसेट साइड में इसको क्या कर देंगे? रिकॉर्ड कर देंगे। तो देखो न्यू पार्टनर आता है तो अपने शेयर, न्यू पार्टनर के एडमिशन वाले दिन अगर फर्म की बुक्स में गुडविल अकाउंट ऑलरेडी अपीयर है तो सबसे पहले क्या करो? क्लोज करो। किसमें? ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में। गुडविल असेट होता है, डेबिट पड़ा है तो बंद कैसे होगा? क्रेडिट से। तो क्या एंट्री हुआ? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। अब नया पार्टनर अपने गुडविल, अपने शेयर की गुडविल 5 तरीके से ला कर दे सकता है। पहला, पर्सनली ला कर दे, कोई एंट्री नहीं होगा। केस में लेकर आए तो लाने की एंट्री कैश टू गुडविल, हैंड टू हैंड बांटो, गुडविल अकाउंट डीआर टू सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, सेक्रीफाइस रेशियो में।
तीसरा एंट्री इस कंडीशन में कब होगा, जब विड्रॉ के लिए बोलेगा, तो जितना बोले उतने अमाउंट से विड्रॉ की एंट्री हो जाएगी। क्या? सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR2 केस। सर अगर न्यू पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नहीं लाए, तो सर नहीं लाए तो फिर कौन से अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा? करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट होगा। क्या एंट्री बनेगा? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। और हाँ ये भी याद रखना, हिडन गुडविल का भी सेम एंट्री होता है। क्या? न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। सर कुछ अमाउंट लेकर आए, कुछ नहीं लाए, तो लाने की एंट्री लाने की तरह, नहीं लाने की करंट अकाउंट के थ्रू, दोनों को मिक्सअप कर देना। और सर एसेट के रूप में ले आए तो एसेट अकाउंट DR2 गुडविल, केस लाए तो केस टू गुडविल, एसेट लाए तो एसेट टू गुडविल, और फिर बांट देना गुडविल अकाउंट DR2 सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हमारे ये थे आज तक के एडमिशन की जो भी क्लास है हमारी, उसमें एडमिशन से रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट, आधा चैप्टर लगभग हम फिनिश कर चुके हैं आज की क्लास में। और अब नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड हमारे जो 3 टॉपिक और बच रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक तीनों ही, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस रिजर्व, रिवेल्युएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम उन सभी टॉपिकों को डिस्कस करेंगे। लगातार मैं एक बात बोले जा रहा हूँ, हमारी क्लास देखो, हमारी क्लास थोड़ी सी लेंथी लगेगी आपको वीडियो में, लेकिन भैया मैं कह रहा हूँ इन क्लासों को आप बिल्कुल रिदम से पूरा पढ़ो। कहीं कट कॉपी करने की आवश्यकता नहीं कि आगे बढ़ते जा रहे हो, ऐसा करने की नीड नहीं है। अब स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक हमारे कंसेप्ट पढ़ो। मैं गारंटी देता हूं कि हमारे वीडियो के माध्यम से जो कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो हमारी वीडियो की क्लास के द्वारा आप सोल्व नहीं कर सकते। मैं वीडियो में एग्जाम्पल कम डिस्कस करता हूँ, इसका मेन रीजन यही है, मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूँ। आप कंसेप्ट सीखो, ये जो नोट्स होते हैं आप इनको कॉपी में उतारो, कंसेप्ट बनाओ अपने, और कंसेप्ट के बेस पे सारे क्वेश्चन सोल्व करने की ट्राई करो। अगला वीडियो इस चैप्टर का और मिलेगा आपको नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एडमिशन की पूरे कंसेप्ट के जो भी चैप्टर में बनते हैं वो सारे क्लास ओवर कर देंगे अगले वीडियो में, और उससे अगले वीडियो में फिर हम रिटायरमेंट और डेथ की तरफ बढ़ेंगे। चैनल से जुड़े, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, विश्वास बनाए रखें एग्जाम तक। आपका दिन अच्छा हो। धन्यवाद।